बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में जारी इंटर के इम्तिहानात में नकल के नए रुझान से मुतालिक बात करेंगे। कराची में इंटर बोर्ड इंतजामिया फर्रे पकड़ती रही, नकल माफिया डिजिटल हो गया। तलबा का एक ग्रुप ऐसा पकड़ा है जिसे कमरा इम्तिहान में व्हाट्सएप पर बाहर से हल शुदा पर्चा भेजा जा रहा था। एक तालिब इल्म पकड़ा गया तो भेद खुलता चला गया। नकल माफिया ने व्हाट्सएप पर पूरा ग्रुप बना रखा है और अपने क्लाइंट तलबा को व्हाट्सएप पर सवालात के जवाबात भेजे जाते रहे और तलबा ये सवाल कमरा इम्तिहान में अपने पास मौजूद मोबाइल में वसूल पाकर बिल्कुल उस तरह इम्तिहानी कॉपी पर लिखते रहे जैसे इम्तिहान नहीं, घर पर बैठकर कोई स्कूल का काम कर रहा हो। अगरचे इस ग्रुप में पकड़े गए तलबा की तादाद मजमूई तलबा के मुकाबले में आटे में नमक जैसी है, लेकिन इस रुझान ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? कमरा इम्तिहान में तलबा के पास मोबाइल की इजाजत किसने दी? बहुत बड़ा सवाल। एग्जामिनर ने बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से क्यों नहीं रोका? यह भी बहुत बड़ा सवाल। इस सब मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे राना जावेद, जो ये खबर हमारे सामने लेकर आए हैं। राना, सबसे पहले ये बताएगा ये वाकया किस कॉलेज का है, कितने तलबा पकड़े गए आज और उन्होंने क्या इंकशाफात किए? जी बिल्कुल, ये वाक़या आज इंटर बोर्ड की जो टीम थी उसकी सरबराही डायरेक्टर कॉलेज सिंध डॉक्टर नासिर अंसार कर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज जोगी मोड़ कायदाबाद का विज़िट किया और वहाँ जब तलबा की तलाशी ली गई तो उनसे बज़ाहिर किसी किस्म की जो नकल का मवाद होता है वो बरामद नहीं हुआ। लेकिन जब उनके पास से मोबाइल मिले और जब एक तालिब इल्म का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें व्हाट्सएप पर जो पेपर उसे हलशुदा भेजे गए थे, 3 मुख्तलिफ ग्रुप थे जिनमें से इंटर एग्ज़ाम्स, इंटर फेल स्टूडेंट्स और कूल स्टूडेंट्स के नाम से 3 मुख्तलिफ ग्रुप थे पर उसको पूरा पर्चा भेजा गया था। जब एक तालिब इल्म का मोबाइल चेक किया गया तो उसके बाद डीजी कॉलेजेस को तशवीश हुई और तमाम तालिब इल्मों के मोबाइल चेक किए गए तो यकीन जानिए कि क्लास में मौजूद हर तालिब इल्म के पास मोबाइल खुले हुए थे और तमाम ही के जो मोबाइल्स हैं उन पर मुख्तलिफ ग्रुप थे। ये एक ग्रुप नहीं है, इस किस्म के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ नामों से ग्रुप थे और ये तमाम तालिब इल्म पकड़े गए। जब इनसे हमने मालूम किया और डीजी साहब ने मालूम किया कि ये किसका ग्रुप है और आप ये भी आपसे जानेंगे। ये कहिएगा, जैसे आपने कहा कि जब पता चला तो तमाम ही तालिब इल्मों के पास मोबाइल फोन मौजूद थे। सवाल यही कि मोबाइल फोन लेकर अंदर किसने उनको जाने दिया और कवायद और ज़वाबित क़वानीन क्या कहते हैं कि अगर मोबाइल फोन के साथ कोई तालिब इल्म पकड़ा जाए या मोबाइल फोन से सवाल का जवाब देखते हुए पकड़ा जाए तो उस तालिब इल्म के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और जो वहां पर इम्तिहान को कंडक्ट करा रहा होता है टीचर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? जी बज़ाहिर तो ये बहुत सख्त कवानीन है कि मोबाइल फ़ोन इम्तिहानी मरकज़ में अलाउ नहीं है और परसों भी जो इंटर बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें सख्ती से कहा गया है कि किसी भी इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ऐलानात हैं। मोबाइल फ़ोन अंदर ना सिर्फ ले जाए गए बल्कि इन्विजिलेटर्स की मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए गए और जब आज डीजी कॉलेजेस ने जब बहुत सारे मोबाइल पकड़े तो उन्होंने इन्विजिलेटर से सवाल किया कि ये मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि तलबा परेशान होते हैं, इनके वालिदैन बाहर बैठे होते हैं तो इनसे मोबाइल ले नहीं सकते, हम बंद करवा कर बाहर इनके सामने रखवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही तमाम कॉलेजेस में वज़ीर आला सिंध की जानिब से तमाम कॉलेजेस में वज़ीर आला सिंध की जानिब से बाकायदा बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है कि वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन ले जाना ममनू है। लेकिन ये सिर्फ ऐलानात है। वज़ीर आला की सदारत में इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात से कबल एक इजलास हुआ जिसमें तमाम फैसले किए गए थे कि दफ़ा 144 नाफिज होगी। अच्छा, एक बार फिर से हम ये राना, एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि हम तमाम आज जो इम्तिहान देने वाले तलबा थे उन पर सवाल नहीं उठा रहे। ये सिर्फ एक कॉलेज में पेश आने वाला वाक़या है जो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताएगा कि एक प्लानिंग के तहत नकल की जा रही थी जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला शख्स था, बहुत सारे ग्रुप से आप बता रहे हैं जिन जिन के मोबाइल चेक किए गए, मुख्तलिफ ग्रुप से जिसमें जवाब दिए जा रहे थे, लेकिन जो अफराद इसके पीछे बैठ कर नकल करवा रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके किसके दायरे इख्तियार में आती है वो? जी देखिए, बिल्कुल एक तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कौन भेज रहा था। जो भेजने वाला है वो भी, जब हमारी बात हुई तो कुछ बच्चों ने हमें ये बताया कि उनके टीचर्स ने उनको इस ग्रुप में शामिल करवाया है और 5000 रुपये इस ग्रुप में शामिल होने की फ़ीस है। टीचर्स ने उनको शामिल करवाया, ये उनका कहना था, क्योंकि इतनी जल्दी इम्तिहानी पर्चा और ख़ासतौर पर केमिस्ट्री का पर्चा हल होकर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाना किसी आम स्टूडेंट का काम नहीं है, किसी टीचर ही का काम है। ये और तालिब इल्मों का भी ये कहना है। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है। 2
पेपर इंटर के जो है वक्त से पहले आउट हो चुके हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उस पर चेयरमैन इंटर बोर्ड का ये कहना है कि ये वो 9 बजे इम्तिहानी मराकज़ में पेपर भेज देते हैं, लेकिन पेपर आउट किस तरह हो जाता है वहाँ से, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और वो इस हवाले से FIA को ख़त लिखेंगे कि सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम का ये दरख्वास्त लिखेंगे कि ये पेपर आउट किस तरह हो रहा है, FIA इसकी तहकीकात करे। जी राना जावेद, आप हमारे साथ ही रहिए, बात यहीं तक नहीं रुकती और सुनिए, और वो ये कि सिर्फ नकल के इस डिजिटल तरीके तक महदूद नहीं, एक तरफ पूरे पर्चे आउट होने की बात होती है तो दूसरी तरफ एडमिट कार्ड तब्दील किए जाने का भी इंकशाफ सामने आया है। एडमिट कार्ड कंप्यूटराइज करने के दावे भी धरे के धरे रह गए। नकल माफिया ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। पढ़ाई हमारी, डिग्री तुम्हारी। नकल माफिया की ये पेशकश उन लोगों के लिए है जो खुद कमरा इम्तिहान में नकल के बावजूद भी नहीं लिख सकते। इसका तरीका ये सामने आया कि एडमिट कार्ड से तालिब इल्म की तस्वीर हटाकर उसकी जगह पर्चा देने वाले की तस्वीर लगा दी गई, और वो भी इस तरह के एग्जामिनर्स को शक ना हो। इसी बारे में मजीद बात भी करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद हमारे साथ ही मौजूद होंगे। आगे चलकर इस बारे में बात करेंगे। अभी हम आपको खबर देंगे पैनामा केस के हवाले से। पैनामा केस के फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई है। नजर सानी पिटीशन वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर जैदी ने हमें ज्वाइन किया। कमर, कहिएगा क्या कहा गया है नजर सानी पिटीशन में? अंबर ज़ैदी से मज़ीद डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। पनामा केस के फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई है। नजर सानी पिटीशन वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई है। अहम खबर है, पनामा केस के फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कंबर ज़ैदी से। कंबर, क्या कहा गया है इस नजर सानी पिटीशन में? जी बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से लाहौर रजिस्ट्री में ये दरख्वास्त दायर की गई है, और इसमें कहा गया है कि अदालत को चाहिए कि अपने फैसले पर नजर रखे और दी गॉड फादर जैसे जो रिमार्क्स यूज किए गए हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स किए हैं, उसे हज़फ किया जाए। और इससे मुतालिक ये भी कहा गया है कि GIT की जो है तश्कील जो है ये कानून के मुताबिक नहीं है, और GIT की तश्कील की बजाय जो है कमीशन बनाया जाए, कमीशन की तश्कील की जाए, अदालती कमीशन की तश्कील की जाए जो कि इन तमाम मामला पर तहकीकात करे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दीवानी नोयत के जो मुकदमात हैं, जो GIT की तश्कील हुई है, उसमें जितनी भी एजेंसियां वो दीवानी नोयत के मुकदमात पर अबूर नहीं रखती, लिहाजा। अच्छा, नजर सानी की जो पिटीशन है, आपने कहा कि GIT की तश्कील के बजाय कमीशन की तश्कील की जाए और गॉड फादर के अल्फाज भी निकाले जाए। आप बताइएगा किन ग्राउंड्स पर यह पिटीशन दायर की गई है, किन कवानीन को रेफर किया गया है, किस लॉ को रेफर किया गया? कंबर ज़ैदी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह करे थे। एक बार फिर से उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पैनामा केस के फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर की गई है, और तफसीलात के मुताबिक नजर सानी पिटीशन वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई है। अहम खबर है, पनामा केस के फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई है। नजर सानी पिटीशन वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई, और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इसमें इस्तदा की गई है कि ये जो GIT तश्कील दी गई है पनामा केस से मुताल्लिक़, GIT की जगह एक कमीशन तश्कील दिया जाए। इसके साथ साथ गॉड फादर से मुताल्लिक़ जो बात की गई है उस फैसले में उसको भी निकाला जाए। उस पर भी कुछ इशूज़ हैं इस पिटीशन में और जिनको पेश किया गया है। अब पनामा केस के फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई है। नजर सानी पिटीशन वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई है। वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई इस पिटीशन में कहा गया है कि GIT की जगह कमीशन तश्कील दिया जाए, और गॉड फादर से मुतालिक जो रिमार्क्स थे उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। पैनामा केस के फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर की गई है, और तफसीलात के मुताबिक ये नजर सानी पिटीशन वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म आया था कि GIT की तश्कील की जाए, और GIT की तश्कील 7 रोज़ में की जाए। 7 रोज़ तो गुजर चुके
हैं, लेकिन अब यही तवक्को की जा रही है कि JIT की तश्कील जल्द हो जाएगी और इसमें मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि तहकीकात करेंगे। लेकिन अब एक इस्तदा की गई है, एक आईनी पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। नजरसानी पिटीशन है वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से। पहली बात उसमें यह की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने से मुतालिक जो हुक्मनामा जारी किया है, उस पिटीशन में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT नहीं, कमीशन की तश्कील की जाए JIT की जगह। इसके साथ साथ गॉडफादर को जो रेफर किया गया है और उससे मुतालिक जो बात की गई है, उस पर भी कुछ इशूज सामने आए हैं इस पिटीशन में जिनको वाजे किया गया है और अब यह सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई है। कंबर जैदी ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। कंबर जैदी, एक बार फिर से जिन नाज़रीन ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बताएगा क्या कहा गया इस पिटीशन में? जी बिल्कुल, ये वतन पार्टी के रहनुमा जो बैरिस्टर जफर हैं उनकी जानिब से ये पेटिशन दायर की गई है और इस पेटिशन में कहा गया है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दी गॉड फादर से मुतालिक जो है रिमार्क्स जो भी किए हैं उसे पैनामा के फैसले से हज़फ किया जाए और इसके साथ साथ ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो दीवानी नोयत के मुकदमात हैं, जो JIT की तश्कील हुई है, वो एजेंसियाँ दीवानी नोयत के मुकदमात में अबूर नहीं रखती, लिहाजा कमीशन बनाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में JIT का बनाने का हुक्म दिया था, उसमें अब वतन पार्टी के जो रहनुमा है बैरिस्टर जफर, उन्होंने रिव्यू पिटीशन ये फाइल की है कि उसको जो है अब कमीशन बनाया जाए, JIT के बदले जो है कमीशन जो है अदालत तश्कील दे जो इस सारे मामले की तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का हुक्म कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ सामने आया। JIT में शामिल एजेंसीज को दीवानी नौइयत के मामलात का तजुर्बा नहीं। दरख्वास्त गुजार का इस पिटीशन में यह भी कहना है अदालत फैसले पर नजरसानी करते हुए द गॉड फादर और दीगर रिमार्क्स को हज़फ करे। JIT के बजाय अदालत कमीशन की तश्कील के अहकामात सादिर करे, यह भी इस्तदा की गई है इस पिटीशन में। इससे पहले इस बारे में आज अपडेट ये मौसूल हो रही थी कि आज तश्कील होने का इम्कान था JIT के और सुप्रीम कोर्ट में JIT के लिए स्पेशल सेक्शन कायम किया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद अली कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए। JIT अपनी रिपोर्ट 15 रोज के बाद कोऑर्डिनेटर को देगी, ये कहा जा रहा था और अब ये खबर सामने आ रही है कि वतन पार्टी के बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से पिटीशन दायर की गई है। इस खबर से पहले बात हो रही थी इम्तिहानी मराकज़ में नकल की। बात सिर्फ नकल के इस डिजिटल तरीके तक महदूद नहीं है। एक तरफ पूरे पर्चे आउट होने की बात होती है तो दूसरी तरफ एडमिट कार्ड तब्दील किए जाने का भी इंकशाफ सामने आया है। ये एक नया तरीकाकार भी सामने आया, इसकी मजीद तफसील जानेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। राना जावेद से हम गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। क्या है इनका केस? ये इस कॉलेज में दूसरे की जगह पेपर दे रहे थे जिसको हम इम्पर्सोनेशन कहते हैं। ये 2 कैंडिडेट पकड़े गए हैं जो कि कोई कह रहा है कि मैं अपने भाई की जगह पेपर दे रहा हूँ और एक कह रहा है अपने कज़न की जगह जो है पेपर दे रहा हूँ, उनकी तबीयत ख़राब है। ये रोज़ के मामलात होते हैं, जब भी पकड़े जाते हैं तो कहते हैं तबीयत ख़राब थी, एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया वो हो गया। तो ये लोग उनकी जगह पेपर दे रहे थे और बड़ी महारत से इन्होंने अपना एडमिट कार्ड बनाया जिसको जो है वो हमने आज डिटेक्ट किया और पकड़ा और ये अभी माफ़ीनामा इनसे हमने लिखवाया है। तो ये इनका मामला है। थैंक यू। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से। राना जावेद, इससे पहले हम देख रहे थे व्हाट्सएप पर नकल करना वही बहुत अलार्मिंग बात थी, लेकिन कुछ तलबा ऐसे भी हैं जो नकल करके भी लिखने की सलाहियत नहीं रखते, उनकी जगह कोई और जाकर इम्तिहान दे रहा है, ये क्या मामला है? अच्छा, बिल्कुल। पहले इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड के तहत मैनुअल एडमिट कार्ड जारी किए जाते थे जिन पर जो पिक्चर्स हुआ करती थी वो स्टेपल या गम से चिपसा कर दी जाती थी, लेकिन अब उसके बाद उस सिस्टम को नकल माफिया से और एजेंट से बचाने के लिए उसको कंप्यूटराइज किया गया था और स्कैन की जाती थी कैंडिडेट की तस्वीर उस एडमिट कार्ड पर। लेकिन नकल माफिया और एजेंट्स ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। अब उस पूरे एडमिट कार्ड को स्कैन करते हैं और जो कैंडिडेट की तस्वीर होती है उससे हटाकर जो कैंडिडेट उसकी जगह पेपर देता है उसकी तस्वीर वहाँ आवेजा कर दी जाती है और इस तरह वो बिल्कुल एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड बन जाता है और उस तरह वो बासानी जब कमरा इम्तिहान में बैठते हैं और कोई भी बोर्ड की टीम या इन्विजिलेटर या सेंटर सुप्रिटेंडेंट वो एडमिट कार्ड चेक करता है तो उसे किसी भी तरह शक नहीं होता कि ये एडमिट कार्ड उसका नहीं है। तो आज भी जिस कॉलेज का DG कॉलेज सिंध नासिर अंसार साहब ने विजिट किया उसमें भी ये 2 केस पकड़े गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले हफ्ते जो मैट्रिक का जो इंटर के एग्जाम्स का दूसरा पेपर था उसमें भी 7 तालिबात को इस तरह किसी और की जगह पेपर देते हुए पकड़ा गया। 7 तालिबात को उनका उन 7 तालिबात का और आज जो कैंडिडेट पकड़े गए उनका जो केस है बोर्ड
की जो टीम है अनफेयर मीन्स कमेटी उसको भेज दिया गया, जिसके बाद इन जो कैंडिडेट्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन कैंडिडेट्स के खिलाफ उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन वो दावे धरे के धरे रह गए जब कहा जा रहा था कि एडमिट कार्ड अब कंप्यूटराइज हो रहे हैं, नकल माफिया इस पे कुछ नहीं कर सकेगी। अब बहुत शुक्रिया आपका राना जावेद, हमें तफसीलन आपने आगाह किया। काफ लीग के रहनुमा परवेज इलाही लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। एक तरफ मोदी साहब दहशतगर्दी फैला रहे हैं और अब उन्होंने अभी दहशतगर्दी शुरू कर दी है, और इनके दोस्त नवाज शरीफ साहब एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने ना गुलभूषण के हवाले में कहा और ना ही अभी दहशतगर्दी मोदी साहब के हवाले से बात की है, बल्कि एक सहूलतकार का रोल अपना दिया है नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान के हवाले से, और हमारा पानी भी वो बंद कर रहे हैं, दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, और यहाँ ये हाल है कि हम हर चीज़ अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। और दुख इस बात का होता है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कालाबाग डैम के ख़िलाफ़, मैं हैरान हूँ। पिछले 5 सालों में 5 फ्लड आए हैं और $30 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, $30 बिलियन का। और इस $30 बिलियन के नुकसान पे पाकिस्तान कहाँ का कहाँ चला गया है। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि कालाबाग डैम की जो लागत है वो सिर्फ $9 बिलियन है, एक सैलाब की मार है, सिर्फ $9 बिलियन। भाषा डैम जो है वो अभी शुरू ही नहीं हुआ, 12 साल लगेंगे, और भाषा बनने के बाद वासु डैम 9 साल बाद बनना है। 18 साल कोई उम्मीद ना रखें इन बड़े डैमों की। तो कालाबाग डैम जो है एक वाहिद डैम है कि जो 3600 मेगावाट बिजली आपको देता है, और 2.5 से 3 रुपए की बिजली वो आपको दे रहा है, और 6 साल में मुकम्मल भी हो जाता है, और $9 बिलियन सिर्फ इसके ऊपर चाहिए। और ये भी प्रोपेगेंडा गलत है कि जी पानी जो है ये हो जाएगा, डूब जाएगा। भाई कालाबाग डैम तो नीचे है, नौशहरा उसके ऊपर है, और अभी जो पिछले साल फ्लड आया है 2 दफ़ा, तो नौशहरा तो डूब गया था। तो इस फ्लड से ये इसी तरह ही डूबते भी रहेंगे और पानी समुंदर की नज़र होता रहेगा, और हमारा पानी जो है वो मोदी सरकार जो है वो वैसे ही ख़त्म कर देगी, आधे से भी कम हो जाएगा। सतलज और रावी वैसे ही सूख चुके हैं। तो वाहिद हाल जो है ये कालाबाग डैम है, आपको 2.5 से 3 रुपए की बिजली दे रहा है और साथ पानी दे रहा है। पानी आप देखें, सबसे ज़्यादा पानी जो है ये सिंध को मिल रहा है, 40 लाख क्यूसेक फुट जो है ये सिंध को मिल रहा है। और सिंध की जो बंजर ज़मीनें हैं थर की, वो पूरी की पूरा थर आबाद हो जाता है, और कच्चे का इलाके को भी पानी मिलता है, और सबसे ज़्यादा सिंध को मिलता है। और खैबर पख्तूनख्वा को 20 लाख जो है क्यूसेक फीट जो है वो उसको मिलता है, और थोड़ा सा ज़्यादा पंजाब को 22 लाख मिलता है, और 15 लाख जो है ये बलूचिस्तान को मिलता है। और पंजाब का जो पानी मिलता है पंजाब को, इससे चूलिस्तान का इलाका और जनूबी पंजाब का इलाका जो है, जो रेगिस्तान है, वो पूरे का पूरा हरा भरा हो जाता है। और मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये सारे मिलके बनाएं डैम, कालाबाग डैम, और बेशक नाम चेंज कर लें, इसको पाकिस्तान डैम रख लें, लेकिन सारे बनाएं इसको। ये पूरी कौम की रीढ़ की हड्डी है, मईशत की भी, और ये लाइफ लाइन है हमारे फ्यूचर की, और पाकिस्तान की ये लाइफ लाइन है। खुदा के लिए इसको सियासत की नज़र ना करें, और इससे जीडीपी ग्रोथ जो है अंदाज़ा करें कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इंशाल्लाह आप जो लोग हैं, आपकी वसातत से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी देखें अपने दौर में
अल्हम्दुलिल्लाह ये शहबाज शरीफ तो 9 साल में तो कुछ नहीं ना सिवाय कमीशन बनाने के। हम अपने दौर में जरी ट्यूबवेल के ऊपर, जरी ट्यूबवेल जो है आधा बिल हुकूमत पंजाब देती थी और आधा बिल। परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सिर्फ कालाबाग डैम 6 साल में बन सकता है और 2.5 से 3 रुपए फी यूनिट बिजली देगा। अहम खबर आपको दें, वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 5 साला नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, क्या तफसील है आपके पास? जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में जो अहम फैसले लिए गए हैं उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बराबरी की बुनियाद पर अपनी लागत की बर्दाश्त करने के हवाले से नेशनल फ्लड कमीशन की मंजूरी दी गई है और इस पर 177.661 बिलियन रुपए लागत आएगी। साथ ही में LNG इंपोर्ट की पॉलिसी पर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर तमाम सूबों को समरी भिजवाने का फैसला किया गया है ताकि तमाम सूबे अपनी आरा दे सकें और LNG की इंपोर्ट पॉलिसी पर आइंदा इजलास में कोई फैसला किया जा सके। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मुल्क में जारी छठी मरदमशुमारी के अमल पर भी इत्मीनान का इज़हार किया है और ये तय किया गया है वज़ारत ख़ज़ाना की मदद से कि मरदमशुमारी मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक शफाफ अंदाज में मुकम्मल होगी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से सूबों को खुद मुख्तार बनाने का फैसला किया गया है, जबकि आज की जो इजलास था इसमें जो हायर एजुकेशन कमीशन समेत दीगर महकमे थे 18वीं तरमीम के बाद जो मुंतकिली थी उसके मामले के हवाले से ये कहा गया है कि वजारत प्लानिंग के साथ मिलकर राब्तों को मजबूत बनाया जाए ताकि इनकी सूबों को मुंतकिली मुमकिन हो सके। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कच्ची कैनाल का जो केस है वो तवील अरसे से इस फोरम पर डिस्कशन में आ रहा था। आज उस पर यूनानिमसली ये डिसीजन हुआ है कि तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और तो वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि तरक्याती मंसूबे माजी में कभी बर वक्त मुकम्मल नहीं हुए जिससे उनकी कास्ट में मुसलसल इजाफा होता रहा है। साथ ही में वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की है कि मुल्क में जारी तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं और शफाफियत को भी यकीनी बनाया जाए, इसमें किसी किस्म की ताख़ीर या इजाफी लागत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से मुताल्लिक़ डिटेल्स दे रहे थे आसिफ अली भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजियों की लाशें मस्क करने का भारतीय इल्जाम ISPR की जानिब से मुस्तरद किया गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत को बताया गया है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन का ख़्वाहां है। पाक भारत DGMOs के दरमियान राब्ता सुबह 11:30 बजे हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय फौजियों की लाशों को मस्क करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। भारत को बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भारत कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की सीज फायर की खिलाफ वर्जी के सबूत दे, ये कहना है तर्जमान पाक फौज का। ISPR का कहना है कि पाक फौज पेशावराना इक़दार पर अमल पैरा रही है। पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाना है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक DGMOs के दरमियान राब्ते में भारत को बताया गया कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन का ख्वाहां है। LOC पर भारतीय हदूद में पाकिस्तानी दस्तों की पेशकदमी भी नहीं हुई। भारतीय फौज वाक़े की खुद तहकीकात करे। ISPR का कहना है कि भारत की तरफ से मकबूजा वादी और LOC पर मासूम शहरियों को हमेशा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मासूम शहरियों पर होने वाले हमलों को हमेशा उजागर किया। इससे पहले रावलाकोट के पुंछ सेक्टर में पाक भारत हॉटलाइन राब्ता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के मुकामी कमांडर ने भारतीय फौजी हुकाम से बात करके वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मीडिया पर भारतीय फौजियों की लाशों से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी शोर शराबा किया गया है। लाहौर से अफसोसनाक खबर, जहां निश्तर कॉलोनी में नामालूम अफराद ने मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस का यह बताना है कातिल जाते हुए मकतूलीन का बच्चा भी साथ ले गए। पुलिस का यह भी बताना है मकतूल ज़र बादशाह और उनकी अहलिया मर्दान के रिहायशी थे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद से। मियाँ आबिद, क्या तफसील है इस अंधोनाक वाक़े की और बच्चा कहाँ ले गए, कुछ मालूम हो सका? जी, ये लाहौर का इलाका निश्तर कॉलोनी है और इसमें सब्जी मंडी के करीब जो रिहायशी आबादी है वहाँ पे ये ज़र बादशाह अपनी बीवी और एक कमसिन बच्चे के साथ रह रहा था और ये किराए का मकान लेकर ये रह रहा था और पिछले 1 साल से यहाँ बताया जा रहा है कि वो रह रहा था। तो वहाँ पे आज 1-2 नामालूम अफराद उनके घर में घुसे हैं और लोगों का कहना ये है
कि वो भी शक्ल से मर्दान के लोग लगते थे, तो उन्होंने इसको कत्ल किया और उसके बच्चे को जो है वो जाते हुए ले गए। तो दोनों मियां बीवी की लाशों के जो शवाहिद हैं वो वहाँ पुलिस इस वक्त इकट्ठे कर रही है, लेकिन बच्चे का ताहाल कोई पता नहीं लग रहा। लेकिन पुलिस जो एसपी मॉडल टाउन की तरफ से ये बताया गया बच्चे के बारे में ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया आपका मियां आबिद। अपडेट ये भी कि जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त जमात इस्लामी कराची के अमीर खिताब कर रहे हैं धरने के शुरुआत से। और मैं आपको बताऊं, ये जो 10 लाख पटिशन वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना ऐसे इवेंट नहीं आए होंगे कि जिसमें लोग बाकायदा पटिशनर बने हों इतनी बड़ी तादाद में। ये हम आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे, आपको फिजिकली दिखाएंगे कि हमारे कारकुन ये आपको 15 दिन के अंदर ये काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये सर 2 पटिशन इस वक्त तैयार है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। 15 दिन का आपने टाइम फ्रेम दिया है, लेकिन इस 15 दिन के अंदर जो अभी मंथ शुरू हो रहे हैं तो उसमें जो ओवर चार्जिंग होगी उसको किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे, क्योंकि 15 दिन में मजीद जो है वो बिल जो है वो ठीक है। देखें, जाहिर है एक बरसों का एक मसला है। हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि जितने गलत तरीके से पैसे लूटे गए उनको हमारे बिलों में लगकर वापस आना चाहिए। हम उसी मुतालबे के ऊपर खड़े हुए हैं इस वक्त भी। हमें जितने पैसे जो साबित शुदा हैं कि जिन्होंने लूटे हैं और इनके ऊपर ड्यूज हैं, वो सब के सब हमें वापस मिलने चाहिए। हम इसी मुतालबे के ऊपर खड़े हुए हैं। और लोड शेडिंग के हवाले से भी हम ये समझते हैं कि हमारी बिल्कुल जायज़ बात है कि आज अगर के इलेक्ट्रिक सारे प्लांट चला दे तो जीरो लोड शेडिंग कराची के अंदर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, देखिए हमने एक मौका दिया है और उन्होंने खुद ये कहा है कि वो बताएंगे। तो 15 दिन हम घर नहीं बैठ रहे, 15 दिन हम पूरा काम कर रहे हैं और हो सकता है कि इन 15 दिनों में भी हम कुछ ऐसे काम करें कि जिसके नतीजे में ये मजीद प्रेशर डेवलप हो हुकूमत के ऊपर भी और के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी। वो हम आपको कल परसों में बताएंगे इंशाल्लाह। जब आपके मुज़ाकरात हुए थे तो के इलेक्ट्रिक की गवर्नर सिंह ने CEO के या MD के किसी से बात की, क्योंकि CEO तो बोलते हैं कि कराची में लोड शेडिंग ही नहीं है। देखिए, हमने उनसे उन्होंने कहा कि यार हम आपको के इलेक्ट्रिक के लोगों के साथ मिलवा देते हैं। ये बात हमने मना कर दिया उनसे। हमने उनसे कहा हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं उनसे मिलने की, पुराने तजर्बे उनसे मिलने के अच्छे नहीं हैं और वो अपने एक हिसाब से चलते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमने गवर्नर साहब को ये कहा है कि आप चूंकि विफाक के नुमाइंदे और विफाक की जिम्मेदारी है कि अगर शहरियों के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है और कोई प्राइवेट इदारा कर रहा है तो उसका कोई भी जो है वो मुआहदा हो जो हमारे आइन और कानून की रूह से लोगों को इंसाफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और आप स्टेट हैं, आप हुकूमत हैं, आप गवर्नमेंट हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्राइवेट इदारा जुल्म कर रहा है तो आप उसको जुल्म से रोकें। इसी बुनियाद के ऊपर हमने गवर्नर साहब से डील किया है, बात किया है, यानी कि वो करेंगे। हम के इलेक्ट्रिक से कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी। के इलेक्ट्रिक से हम बात सिर्फ एक जगह करेंगे। मेरे कारकुन भी तैयार हों तो मैं उनसे पूछूं कि अगर आपको ये बात पता चले कि आपके आबादी में, आपके मोहल्ले में कोई आदमी है मजलूम है और मजलूम आदमी वहां पर जाता है और के इलेक्ट्रिक का अमला उसको वहां से उसको रिलीफ नहीं देता और उसकी ओवर बिलिंग के मसले को एड्रेस नहीं करता, तो मैं इन कारकुनों से पूछना चाहता हूं कि क्या इन 15 दिन में आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? करेंगे। तो मैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त धरने की शुरुआत से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है और गवर्नर साहब से इस मामले पर बात हुई है और उनसे कहा है कि आपके इलेक्ट्रिक को कहें कि वो जुल्म और ज्यादती बंद करें।